हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि फाइनेंशियल एसेट क्या होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है और इक्विटी क्या होता है। किसी एक ट्रांजैक्शन को आप फाइनेंशियल एसेट में कब क्वालिफाई कर सकते हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी में कब क्वालिफाई कर सकते हो, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मेरी लायबिलिटी है या फिर इक्विटी है। हमने उन सब डेफिनेशन एस्पेक्ट्स के बारे में देखा था। इसके बीच में कुछ हमने इक्विटी और लायबिलिटी की एक्सेप्शंस देखी, जैसे पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हमने इन दोनों का मर्ज एक इंस्ट्रूमेंट देखा जिसे हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और उसकी अकाउंटिंग एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करा। अब मैंने किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया कि वो मेरी फाइनेंशियल एसेट है या नहीं, वो मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं, वो इक्विटी है या नहीं, या फिर वो लायबिलिटी है या इक्विटी है। मैंने इस तीनों कैटेगरीज में उसको बांटना तो सीख लिया, और अकॉर्डिंगली अब जब मेरे को समझ में आ गया कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मेरी फाइनेंशियल एसेट है या ये लायबिलिटी है या इक्विटी है, अब मैं इसको अपनी बैलेंस शीट में मेजर कैसे करूँगा, मैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करूँगा, मोरोवर इसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि जब एक ट्रांजेक्शन को हम क्लासिफाई करना सीख जाते हैं इनटू फाइनेंशियल एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, वो तो मेरे को समझ में आ गया। अब उसकी मेजरमेंट, उसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बेसिकली पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल एसेट के बारे में। फाइनेंशियल एसेट तीन तरीके से क्लासिफाई हो सकती है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नंबर एक, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। नंबर दो, फेयर वैल्यू। थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये वो तरीके हैं जिनसे मैं एक अपनी फाइनेंशियल एसेट को मेजर कर सकता हूँ कि क्या वो अमोर्टाइज कॉस्ट है पे मेजर होगी, या फिर वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे मेजर होगी, या फिर वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे मेजर होगी। वो इनमें से किस पे मेजर होगी ये डिपेंड करता है कि जब मैंने उस एसेट में, मैं बात कर रहा हूँ अभी फाइनेंशियल एसेट की, हम लायबिलिटी की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये अमोर्टाइज कॉस्ट पे जाएगी, एफईटी ओसीआई पे जाएगी, एफईटीपीएल पे जाएगी। ये डिपेंड करता है कि जब मैं उस एसेट में पैसा डाल रहा था तब मेरी इंटेंशंस क्या थी, मैंने क्या मैनेजमेंट की वो क्या इंटेंशन रही जिनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस एसेट में पैसा डाला। फॉर एग्जांपल, हम लोग जनरल लेमन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी उन इन्वेस्टमेंट के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है। वो थॉट प्रोसेस क्या होता है कि अगर कभी कभार मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ कि मेरे को लगता है कि ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्पस से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और उस इन्वेस्टमेंट से जो कैश फ्लोज जनरेट होंगे मैं उनको बैठ के खाऊंगा। अभी हाल ही की बात है, मेरे को कुछ लिक्विडिटी नीड्स आने वाली थी कुछ 3-4 महीने में। तो आई हैव प्लेंटी ऑफ सम ऑफ अमाउंट इन माई बैंक। तो मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करा, मैंने कहा एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स में अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं और उससे जो छोटी मोटी रिटर्न आएगी वो मैं ले लूं, जिससे कि जब वो शॉर्ट टर्म प्लान एक्सपायर होगा तो तब तक मेरी लिक्विडिटी नीड्स भी अराइज हो जाएंगी, तो मैं उस पैसे का इस्तेमाल करके अपनी लिक्विडिटी नीड्स को पूरा कर लूँगा। वाई शुड आई केप द मनी आइडियल। तो मैंने उसको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके ब्याज या फिर जो भी कैश फ्लोज, फेयर वैल्यू गेन जो भी मैं चाहता था वो मैंने इस्तेमाल कर लिया। दूसरा एक थॉट प्रोसेस ये भी तो हो सकता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू गेन के लिए। लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट्स में, लोग मार्केट्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमें आज मैं 10 रुपये 100 रुपये का शेयर खरीद रहा हूँ, कल 120 पे बेच दूंगा। उस इंटेंशन से भी तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें से वो किस मेथड में जाएगा, वो उस एसेट की इन्वेस्टमेंट करते टाइम मैनेजमेंट की क्या इंटेंशन थी उसके ऊपर डिपेंड करता है।
जाहिर सी बात है अगर मैं अमोर्टाइज कॉस्ट को देखूं तो इंटेंशन कुछ ऐसी रही होंगी कि मैं पैसा लगाऊंगा और उस पैसे के जो कैश फ्लोज जनरेट होंगे उसका इस्तेमाल करूंगा और अपनी जेब भरूंगा। डेट्स ऑल। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन एनी फेयर वैल्यू फ्रॉम दैट एसेट। मेरा इंटेंशन बस यही है कि मैं किसी को लोन पे पैसा दे दूं या कहीं पे पैसा लगा दूं और उससे कैश फ्लोज जो आए मेरे इंटरेस्ट के रूप में या कैसे भी रूप में मैं उनका इस्तेमाल करूँ। दूसरा है FVTPL। इसमें वो एसेट्स आ जाएंगी जिनको मैं जिनसे मैं फेयर वैल्यू के थ्रू कमाने का प्लान कर रहा हूँ कि मेरी इंटेंशन ये रही कि मैं एसेट में पैसा डालूं और जैसे उसका फेयर वैल्यू गेन आए, शॉर्ट टर्म सेलिंग्स के थ्रू गेन आए, मैं उसको बुक करके चलूँ, उस गेन को रियलाइज करके चलूँ। तो वो सारी एसेट मेरी FVTPL में क्लासीफाई हो जाएंगी। FVTOCI की अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ एक मिक्सचर रहेगा अमोर्टाइज कॉस्ट का भी और FVTPL का भी। तो इन तीनों की कैटेगराइजेशन के लिए इन एस 109 ने रूल्स प्रिस्क्राइब करे, दो टेस्ट प्रिस्क्राइब करे, एक बिजनेस मॉडल का टेस्ट और एक कैश फ्लोज का टेस्ट। बिजनेस मॉडल का जो टेस्ट है वो उस इंटेंशन को बयान करता है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि जब मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरी इंटेंशन क्या है उस एसेट में पैसा लगाने की। either to hold the asset till maturity, either to sell the asset in short term by booking fair value gain, or either both। जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट हैं वो ये देखते हैं कि जो कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस एसेट में पैसा डाल के अदर देन बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट। बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट मतलब जो एक बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है तो दूसरा बंदा उस पैसे को उठाता भी है, तो एक लैंडिंग अरेंजमेंट के अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा। अगर कुछ और कमाने की साजिश यहाँ पे की जा रही है तो दाल में कुछ काला हो सकता है। तो उस काली दाल को हम कैसे ट्रीट करके चलेंगे वो स्टैंडर्ड ने प्रिस्क्राइब करा हुआ है। तो बेसिकली अगर मुझे ये देखना है कि मेरी फाइनेंशियल एसेट अमोर्टाइज कॉस्ट पे जाएगी, FVTOCI पे जाएगी, FVTPL पे जाएगी या फिर किस कैटेगरी में फॉल करेगी, तो मेरे को उन दोनों टेस्ट से उस एसेट की अग्नि परीक्षा करवानी पड़ेगी कि वो इन दोनों टेस्ट को पास करके चलती है या नहीं चलती है और वो किस लेवल तक उसको पास करके चलती है। अकॉर्डिंगली फिर मेरी कैटेगराइजेशन हो जाएगी। तो मैंने आपको दो टेस्ट बताए। नंबर 1 बिजनेस मॉडल टेस्ट, नंबर 2 कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, इसको CCFT भी बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। इसको BMT बोल लो या BM बोल लो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं ये मेरी एसेट अग्नि परीक्षा है, ये उसकी ये उसको पास करना होगा और अकॉर्डिंगली वो किस लेवल तक उसको पास करती है हम बताएंगे। क्या वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे जाएगी या फिर वो FVTOCI पे जाएगी या फिर वो FVTPL पे जाएगी। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस मॉडल टेस्ट। बिजनेस मॉडल टेस्ट दो तरीके, बिजनेस मॉडल जो हो सकता है वो क्या हो सकता है। नंबर 1 कि मैंने पैसा लगाया एसेट में टू होल्ड द एसेट टिल कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपायरी, यानी कि होल्ड द एसेट। टिल कॉन्ट्रेक्चुअल। दूसरा क्या हो सकता है, सेल द एसेट इन शॉर्ट टर्म एंड बुक्ड गेन। इन दोनों के ही बीच में एक टेस्ट और आ सकता है, एक कैटेगरी और आ सकती है कि मैं एसेट को
होल्ड भी कर सकता हूँ। मेरी जो इंटेंशन है, मेरा जो पर्पस है उस इन्वेस्टमेंट से, वो होल्ड से भी फुलफिल हो सकता है एंड सेलिंग द एसेट से भी फुलफिल हो सकता है। जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया कि मेरे को 6 महीने के अंदर कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पास आइडियल फंड्स पड़े थे, तो मैंने क्या करा, 3-3 महीने की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में उसे इन्वेस्ट करने का सोचा। मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी, उसको 3 महीने की 3 महीने के बॉन्ड, मतलब मैंने 3 महीने के म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए 3 महीने के लिए, और जिनकी एक्सपायरी थ्री मंथ्स के लिए थी, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड खरीद लिए। तो अब जो मेरी ये पहली इन्वेस्टमेंट हुई, वो किस इंटेंशन से करी, मैं उस एसेट को उसके कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड एंड तक होल्ड करके रखूँगा, अपने पास रखूँगा उस एसेट को। तो वो जो मेरी इंटेंशन हुई, वो उस एसेट के लिए होल्ड द एसेट की हुई, कि मैंने उसको होल्ड करके रखना है। फिर अगले 3 महीने बाद मैं उसको फिर से री इन्वेस्ट करता जाऊँगा जब तक मेरी 6 महीने 9 महीने जैसा भी एग्जाम्पल में है वो पूरे ना हो जाए। तो हर एक इन्वेस्टमेंट की जो इंटेंशन रहेगी, वो रहेगी होल्ड द फाइनेंशियल एसेट टिल इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ। तो तब तक मैं उसको होल्ड करके चलूँगा। दूसरा है, होल्ड से भी फुलफिल हो सकती है और सेलिंग से भी फुलफिल हो सकती है। मान लो मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी वो 6 महीने के लिए नहीं करी, मैंने वो इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए करी, कि जब बीच में मेरे को जरूरत पड़ेगी तो आई विल सेल द एसेट एंड मैं उसके फेयर वैल्यू गेज से, फेयर जो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ मिलेगी तो वो तो मिलेगी, साथ में मैं उसके फेयर वैल्यू गेन से भी बेनिफिट उठा लूँगा। तो उस केस में मेरी इंटेंशन इन दोनों चीज़ों से पूरी हो रही है, कि मैं होल्ड भी कर जाऊंगा उस एसेट को, और टाइम आने पे, सही समय आने पे मैं उसको सेल भी कर दूंगा उस एसेट को। तो मेरी जो इंटेंशन है वो उन दोनों कामों से पूरी हो रही है। तो तीसरा तो यही है कि मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग कर ली, कि हाँ फेयर वैल्यू गेन का हम इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ये, तो अब मैंने आपको कहा कि बिजनेस मॉडल का जो टेस्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि मेरी मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या रही जब हमने वो पैसा उस फाइनेंशियल एसेट में डाला। तो वो जो इंटेंशन है हम उसके थ्रू डिटरमाइन करेंगे कि मेरे जो पैसा लगाया वो होल्ड करने के लिए लगाया, या फिर सेल करने के लिए लगाया, या फिर वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके अंदर वो दोनों पर्पज से फुलफिल हो रहे थे। तो क्या खाली वो इंटेंशन, वो जो अजर्शन आ रही है मैनेजमेंट की, उस पर ही हम बिलीव कर लें कि उन्होंने पैसा किस पर्पज से लगाया होगा, या जब आप ऑडिट करने जाओगे तो जो मैनेजमेंट ने कहा वही मान लोगे सही है, हाँ ये सही कह रहे होगे, या देर आर सम स्टैंडर्ड ने हमें कुछ बताया कि एविडेंसेस भी हमें देखने हैं, हमें देखना है कि किस तरीके से वो पोर्टफोलियो को मैनेज किया जा रहा है। तो यह स्टैंडर्ड ने हमें कुछ चीज़ें बताई, कहा कि इस चीज़ों को चेक करने के लिए कि बेसिक इंटेंशन क्या थी, तो उसके लिए हम कुछ एविडेंसेस भी कलेक्ट कर सकते हैं, कि जैसे परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस मॉडल, वो जो बिजनेस मॉडल है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे मेजर की जा रही है। पता चले हम उसकी फेयर वैल्यू पे ही ज़्यादा फोकस रख रहे हैं और हम बोलते चले जा रहे हैं कि हम होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है उसकी फेयर वैल्यू पे है। जो उसके मैनेजर्स हैं उनको कंपनसेशन कैसे मिल रहा है, क्या उनको कंपनसेशन, उनकी उन्होंने किस एसेट में पैसा डाला उसकी फेयर वैल्यू कितनी बढ़ गई, उसके बेसिस से मिल रहा है। तो देयर शुड बी डाउट ऑन द मैनेजमेंट अजर्शन कि नहीं, यहाँ पे पैसा होल्ड करने के लिए नहीं, किसी और पर्पज से भी लगाया जा रहा है। तो हमें बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट, उस ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एसेट की KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखना पड़ेगा, कि वो जो पैसा लगाया जा रहा है वो किस पर्पस से लगाया जा रहा है, उसके पीछे की इंटेंशन जो है वो क्या थी। अब दूसरी एक चीज़ निकल कर आती है कि क्या अगर मैंने बीच बीच में, मान लो मैंने होल्ड करने के लिए पैसा लगाया था, मैंने कहा था कि मैं होल्ड करूँगा उस एसेट को, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आन खड़ी हुई दोस्तों कि वो मुझे बेचना पड़ गया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि यार 6 महीने की ज़रूरत है, 6 महीने के लिए पैसा लगा देते हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट में, लेकिन 3 महीने बाद ही
उस जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया, जिस कंपनी की एसेट में मैंने पैसा लगाया, उस कंपनी के पर्चे छप गए, अखबारों में उसका नाम आ गया, क्रेडिट रेटिंग उसकी यूं नीचे गिर गई, तो क्या तब भी मैं उसको होल्ड करके रखूंगा? तो देयर आर सिचुएशन जिसके अंदर मेरी इंटेंशन, मेरे पास एविडेंसेस, मेरी अजर्शंस, मेरे मुख से बोले गए वाक्य तो यही कहेंगे कि मैंने होल्ड करने के लिए पैसा लगाया था, सच्ची भावना से ही पैसा लगाया था होल्ड करने के लिए, लेकिन बीच में समय की मार ऐसी पड़ी कि कुछ इवेंट्स ऐसे आन खड़े हुए कि मुझे वो पैसा जो एसेट थी उसमें कुछ एसेट सेल करनी पड़ेगी, उस पोर्टफोलियो में से कुछ एसेट सेल करनी पड़ेगी। तो वो जो एसेट मेरे को सेल करनी पड़ गई, उसकी वजह से क्या मैं ये मान लूँ कि मैंने पैसा होल्ड के लिए नहीं लगाया था, मेरी अजर्शंस बेकार थी, इसको रिक्लासिफाई कर दो फ्रॉम पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन टू अ पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन। क्या ऐसा होगा? क्या वो बिजनेस मॉडल मेरा होल्ड टू कलेक्ट को उससे फेल हो जाएगा? द आंसर इज नो। अगर हम कोई एक इंटेंशन रखते हैं और कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा कि एंटिटी ने वो सेगमेंट ही बंद कर दिया या वो सारी की सारी एसेट ही बेच डाली उस पोर्टफोलियो में से, तब तक हम ये नहीं मानते हैं कि जो हमारी पिछली इंटेंशन थी वो गलत साबित होती है। चाहे हम उसमें थोड़ी बहुत ही सेल भी कर दें, सेल किसी भी रीज़न से हो सकती है, सेल इसकी रीज़न से हो सकती है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई। क्या अगर मैंने सेल कर दी कि एकदम फेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई और मैं लालच में आ गया कि चलो मैं इसको बेच देता हूँ, क्या तब भी माना जाएगा कि मेरी होल्ड टू कलेक्ट की जो बिज़नेस मॉडल है वो फेल हो गया? तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि हम ये जो होल्ड टू कलेक्ट बिजनेस मॉडल है, ये हम इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट बेसिस पे चेक नहीं करते हैं, ये एग्रीगेट लेवल पे चेक होता है, एग्रीगेट एंटिटी के लेवल पे नहीं, बट टू एक्सटेंड एक ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एसेट के लेवल पे चेक होता है, जिसमें थोड़ी बहुत ही सेल जायज़ होती है। उसमें हम उसको ये नहीं मान के चलते हैं कि वो पिट गई कंडीशन और हम होल्ड टू कलेक्ट वाली जो कंडीशन थी ये झूठ बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ हम नहीं करके चलते हैं। तो there can be a space for some sale as well in hold to the asset till contractuality। तो उस केस में वो कंडीशन वहां पे पिट करके नहीं चलती है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे टेस्ट की। जो हमारा दूसरा टेस्ट है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट जो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर हमें ये देखना होता है कि कहीं कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई ना बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, ये अगर आप इंड AS 109 में भी पढ़ोगे तो आपको भी वो एविडेंसेस, वो सेल्स की कंडीशन वहाँ पे भी मिल जाएंगी। अदरवाइज इफ़ यू आर रेफरिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। CCFT टेस्ट, इसके अंदर वो कहता है कि जो पैसा मैं लगा रहा हूँ उस पर जो रिटर्न मुझे मिल रही है वो बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट की होनी चाहिए, उसमें ब्याज मिलना चाहिए और मूल मिलना चाहिए। इसके अलावा कहीं आपने कुछ ऐसी तिगड़म तो नहीं मचा दी है कि आपको कुछ ओवर एंड अबव ही मिले जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यानी कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। बेसिकली जो इसके अंदर बोला गया है वो बोला गया है द कैश फ्लोज आर सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं SPPI। वो जो कैश फ्लोज हैं उसमें मेरे को पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मिले और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिले, सिर्फ सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्यों मिलता है? वो मिलता है टाइम वैल्यू की वजह से, समय की वजह से। मैं अगर आपको कोई पैसा उधार पे देता हूँ तो क्योंकि आप उस पैसे का इस्तेमाल एक पीरियड तक करते हैं तो उस पीरियड
का जो रिटर्न होता है वो मुझे मिलता है, यानी कि जो रिटर्न मुझे इंटरेस्ट के रूप में मिलता है वो उस समय का मिलता है, टाइम वैल्यू का मिलता है। तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज अ कंपनसेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इंटरेस्ट के अंदर कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंक्लूड हो सकता है, मेरी कॉस्ट भी इंक्लूड हो सकती है। क्या पता मैं एक्स्ट्रा क्रेडिट रिस्क ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्रेडिट रिस्क ले रहा हूँ आपको पैसा देने के लिए, क्योंकि आप पैसा खा जाओगे, तो वो जो क्रेडिट रिस्क है उसका भी एक परसेंटेज इंक्लूड हो सकता है। नो डाउट अबाउट इट कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो इंक्लूड होगा ही होगा, मैं कुछ तो कमाऊंगा ही। तो वो जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं इंक्लूड हो सकती हैं। नंबर वन, टाइम वैल्यू इंक्लूड हो सकता है कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, किसी ऐसी पार्टी को पैसा दे रहा हूँ जिसमें लिक्विडिटी रिस्क है, तो मैं अपना इंटरेस्ट का पोर्शन बढ़ा सकता हूँ। मैं किसी ऐसी सिचुएशन में पैसा दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ मैं ही पैसा दूंगा और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लिया जाए, तो मैं अपना मार्जिन उस, कभी कभार सर्विसिंग दी जाती है पैसे को लेके, तो उससे रिलेटेड मैं अपनी कॉस्ट भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरी बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट का पार्ट होती हैं। किसका पार्ट होती हैं? बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट का पार्ट होती हैं। इनके अलावा अगर मैं कुछ आपसे ले रहा हूँ तो दैट इज़ नॉट अ सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो वो SPPI टेस्ट को फेल कर जाएगा एंड अकॉर्डिंगली वो SPPI कैश कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट को जो है पास नहीं कर पाएगा अगर इनके अलावा मैं कुछ आपसे ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कंपनी ए है, एक कंपनी है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने पैसा दिया बी लिमिटेड को 1 लाख रुपये। ए लिमिटेड के लिए एसेट हो गई। मान लो बॉन्ड में पैसा लगाया, इसने बॉन्ड इशू करे थे तो बॉन्ड में पैसा लगाया। अब जो बॉन्ड का इंटरेस्ट है वो क्या है? वो है लिबर। तो क्या जो ए लिमिटेड इंटरेस्ट कमा रहा है लिबर पे, वो एक बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट को फॉलो करता है? हाँ यार, मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं आपसे मार्केट रेट पे पैसा कमाना चाह रहा हूँ, तो दैट इज़ अ बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट। मैं अपना पैसा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपसे ले रहा हूँ वो आपसे एक मार्केट रेट पे ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लिबर प्लस 100% ले लूँ तो क्या तब भी ये पास करेगा? द आंसर इज यस। मैं आपसे ज़्यादा ले रहा हूँ इंटरेस्ट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो मेरी 1 लाख रुपए पे रिटर्न है, जो मेरी 1 लाख रुपए पे रिटर्न है विच इज सोली ऑन इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट जो है आपको मेरे बीच में कैसे डिसाइड हुआ है, वो हम दोनों का मामला है कि हम, भैया मैं 20 ले रहा हूँ और आप 20 मुझे दे रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस 1 लाख रुपए पे जो रिटर्न आनी चाहिए वो किसी ऐसे पैसे सोर्स से नहीं आनी चाहिए विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट, जिसको लैंडिंग अरेंजमेंट में कंसिडर ही नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी रिटर्न डिटरमिन करे, अगर ये जो इंटरेस्ट है ये डिटरमिन करे रिलायंस के शेयर पे, रिलायंस के शेयर प्राइस पे, कि अगर वो 5% से बढ़ गया, मेरा रिलायंस का शेयर 5% से ऊपर हो गया, तो मेरा जो इंटरेस्ट रेट होगा वो लिबर +5 होगा। और अगर वो 5% से गिर गया तो फिर लिबर +2 होगा, या कोई भी ऐसी कंडीशन। यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड है किस पे? रिलायंस के शेयर पे। अब जो रिलायंस का शेयर का प्राइस है और जो मेरा लैंडिंग अरेंजमेंट है, उन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं इस ट्रांजेक्शन के थ्रू अपने रिलायंस के शेयर पे एक डेरिवेटिव की गेम खेल रहा हूँ। तो जो मेरे को पैसा, मैं पैसा आपसे रिटर्न आपसे उठा रहा हूँ, वो एक बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट के थ्रू नहीं उठा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। तो वो जो ये जो रिटर्न है, ये इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, ये वाला जो पार्ट है ये सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को फेल कर जाएगा। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं आपको लोन दूं और आपसे इंटरेस्ट ही चार्ज ना करूं, तो भी क्या इस SPPI टेस्ट को फेल करेगा या पास करेगा? तो भी ये पास कर जाएगा। कैसे पास कर जाएगा?
भाई मेरी मर्जी ना, मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा, मैं उसके अलावा कोई और रिटर्न भी नहीं ले रहा, वो मेरी मर्जी है, आप नहीं दे रहे हो, वो हम दोनों के बीच का अरेंजमेंट है, बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग ओवर एंड अबव from the basic lending arrangement. If I am getting anything which is over and above from the basic lending arrangement, that is it, then it is not, will not be qualified for SPPI test, and hence it is failed the contractual cash flow test. तो वो जो बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट वाली पिक्चर है, उसमें जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, कौन कौन सी क्रेडिट क्वालिटी के लिए आप पैसा ले सकते हो। मान लो मैंने 100% इसलिए लिया क्योंकि यार ये बी लिमिटेड है, इतनी घटिया कंपनी, 4 छठे दिन बाद इसकी एक बार में खबर आ जाती है, हर बैंक ने इसको एनपीए कर रखा है और मेरे से पैसा मांग रहा है। अब जब मैं पैसा दूंगा तो मैं अगर इतना ज़्यादा रिस्क उठा रहा हूँ तो मैं रिटर्न भी तो ज़्यादा लूँगा। तो आई एम टेकिंग दैट 100% फ्रॉम दैट, फॉर दैट क्रेडिट रिस्क दैट आई एम टेकिंग टू गिव यू दैट मनी, गिव बी लिमिटेड दैट मनी। आप तो बढ़िया लोग हो यार। तो उस केस में वो एसपीपीआई टेस्ट को पास कर जाएगा, क्योंकि मैं क्रेडिट रिस्क ले रहा हूँ, मैं कितना ले रहा हूँ कितना नहीं ले रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न है, मार्केट से लिंक्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो किसी ऐसी चीज से लिंक्ड है जो बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट का पार्ट ही नहीं है। मैंने डेटर की आप परफॉर्मेंस से लिंक करा दिया, कोई बात थोड़ी ना होती है यार। मेरा बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट का वो पार्ट कैसे बन सकता है? आई एम गिविंग यू अ लोन, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग रिलेटेड टू द मार्केट, दैट बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट दैट एवरीवन चार्ज फॉर दैट लोन, बट आई एम taking the return for that money in something else form। तो जाहिर सी बात है कि दाल में कुछ काला है, तो वो एसपीपीआई टेस्ट को फेल कर जाएगा। एंड माइंड यू, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी चीज़ अगर हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट को फेल कर गया तो उसका फेयर वैल्यू चेंज ऑलवेज हिट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें उस जगह पे इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिट करेगा। दैट इज दोज एसेट आर मेजर्ड एट एफवीटीपीएल। वो सारी की सारी एसेट जो होगी, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट फेल कर गया तो वो एफवीटीपीएल पे मेजर करके चलते हैं। वो हम किस पे मेजर करके चलते हैं? एफवीटीपीएल पे मेजर करके चलते हैं। हम एक काम करते हैं, इंस्टीट्यूट के कुछ सवालों पे नज़र मार लेते हैं। उन्होंने भी बड़ी मेहनत से कुछ सवाल बनाए थे, तो लेट्स सी दोज क्वेश्चंस एज वेल। के इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आई बिलीव हमें थोड़ी और क्लैरिटी इस टॉपिक पे आ जाएगी। देखो, इंस्टीट्यूट ने भी बिजनेस मॉडल टेस्ट के बारे में बताया। एन एंटिटी बिजनेस मॉडल फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल एसेट वो मैटर ऑफ फैक्ट है, नॉट मेरली एन असर्शन। मैंने आपको बताया एविडेंस हमेशा कलेक्ट करनी है। ये उन्होंने बताया कि एंटिटी लेवल पे नहीं देखना है, ना ही इंस्ट्रूमेंट लेवल पे देखना है, आपको एक एग्रीगेट लेवल ऑफ पोर्टफोलियो के उस पर देख करके चलना है। लेवल ऑफ एग्रीगेशन ऑफ एसेट के बारे में बात करी गई है। ये सिनेरियो एनालिसिस है कि अगर समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी जब इन्वेस्ट करती है तो वर्स्ट केस बेस्ट केस सिनेरियो, आप जब डिसीजन मेकिंग ट्री पढ़ते हो तो उसमें भी ये चीज़ आती है कि वर्स्ट केस सिनेरियो बेस्ट केस सिनेरियो, हम उसके हिसाब से भी कंपनियां जो है ना वो पैसा लगा के चलती है। तो वो कहता है कि सिनेरियो एनालिसिस में वर्स्ट केस ये केस वो आपको देख करके नहीं चलना है। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि हाँ वो जो पोर्टफोलियो फाइनेंशियल एसेट है उसकी जो है उसके अंदर फाइनेंस उस एसेट को किस तरीके से किस इंटेंशन के साथ रखा जाता है। कंपनियों में ना दोस्तों ऐसे काम चलता है कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना वो अपना डेली बेसिस पे ना बजट्स फंड फ्लोज बनाते हैं कि हाँ कल तक के लिए हमें इतनी पेमेंट्स निकालनी है। उनकी पेमेंट डेट बेसिकली फिक्स होती है, तो अकॉर्डिंगली वो बैंकिंग डिपार्टमेंट को सबमिट करता है और फिर बैंकिंग डिपार्टमेंट एक अमाउंट निकाल के देता है कि हाँ इतने महीने तक आते आते हमें इतने फंड्स की लिक्विडिटी फंड्स की नीड पड़ेगी, और वो फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट को देता है। फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करके चलता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जब एक कंपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाती है। ऐसे नहीं कि 40,000 यहाँ डाल दो 50,000 वहाँ डाल दो। देयर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग। इन डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस यही बात इस बिजनेस मॉडल टेस्ट में करी जा रही है कि जब आप उस ट्रेजरी डिपार्टमेंट से बात करोगे ना तो आपको वहाँ से पता चल जाता है कि इंटेंशन क्या है। तो अब मैंने दिया कि मेरे को 1 करोड़ रुपए इस आने वाले महीने के अंदर चाहिए, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा ना 1 करोड़ निकाल के बैंक में रख देंगे या कंपनी के तिजोरियों में भर देंगे कि चाहिए। तो दे विल इन्वेस्ट इनटू सम लिक्विड फाइनेंशियल एसेट के
हमें आने वाले वक्त में लगातार बेसिस पे इस 1 करोड़ वाली फाइनेंशियल एसेट्स को बेच के लिक्विड में कन्वर्ट करते रहेंगे, और जो थोड़ा बहुत अब इंटरेस्ट है, क्योंकि वो आइडियल तो नहीं रखेंगे ना अपने फंड को। आप और मैं लाख 2 लाख आइडिया लग रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ब्याज कुछ मिलना नहीं, लेकिन उनके पास तो करोड़ों का पैसा है, तो वो आइडियल तो नहीं रखेंगे। तो वो उस चीज़ को कंसिडर करके चलते हैं कि हाँ छोटे छोटे अंतराल में डेली बेसिस के नीड पे हम उसको बेचते रहेंगे। तो ये जो बिजनेस मॉडल हुआ, ये वाली जो एसेट होंगी, ये उस थर्ड कैटेगरी में फॉल करेंगी, टू इन्वेस्ट इनटू दोज फाइनेंशियल एसेट कि हमें उनको सेल करना है डेली बेसिस की लिक्विडिटी नीड्स के लिए। जैसे ये देखो, एंटिटी बिजनेस मॉडल इज टू परचेज पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट। कहता है एंटिटी का जो बिजनेस मॉडल है वो है टू परचेज पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जैसे कि लोन। वो जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर वो एसेट भी हो सकती हैं जो क्रेडिट इम्पेयर्ड हैं। इफ पेमेंट ऑन द लोन इज नॉट मेड ऑन टाइमली बेसिस, तो एंटिटी अटेम्प्ट करती है रियलाइज द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, जैसे कि वो डेटर को फ़ोन लगाती है, भाई पैसे ऐसे दे दे भाई, टेलीफोन लगाती है, देखो लिखा भी उन्होंने, फ़ोन करती है कि यार ऐसे मत करो, पैसे वैसे दे दो। द एंटिटी ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड द एंटिटी डज नॉट मैनेज एनी ऑफ द लोन इन दिस पोर्टफोलियो रियलाइजिंग कैश फ्लो बाय सेलिंग। उन्होंने लिख ही दिया कि हम तो सिर्फ और सिर्फ पैसे को रखते हैं उसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के लिए, बेचना हमारी इंटेंशन नहीं है। लेकिन in some cases entity enter into interest rate swap to change the interest rate on the particular financial asset in a portfolio from floating interest rate to fixed interest rate। कहता है कुछ केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर कर जाते हैं, वेरिएबल दिया, फिक्स दिया, वेरिएबल लिया, जिससे कि हम थोड़ी बेटर रिटर्न कमा सकें। तो आप हमें बताइए गुरुदेव, क्या ये इंटरेस्ट रेट स्वैप इस बिजनेस मॉडल को इवेलुएट करके दो। तो मैंने आपको बताया बिजनेस मॉडल के लिए आपको क्या देखनी है, इंटेंशन। इंटेंशन क्या थी, मन में प्रबल इच्छा क्या थी जब मैं वो पैसा उस जगह पे लगा रहा था। तो मेरी इच्छा मैंने ऊपर साफ लिख दी कि मुझे बेचना बूचना कुछ नहीं है, मेरे को तो सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही उससे चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव इज द ऑफ द एंटिटी बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड द फाइनेंशियल एसेट इन ऑर्डर टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। उसको क्या है, होल्ड करने की इच्छा है। अच्छा, अब एंटिटी बी सेल गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट। एंटिटी बी टिपिकली ऑफर कस्टमर अप टू 60 days फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू मेक पेमेंट इन फुल। एंटिटी बी कलेक्ट कैश इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड नो इंटेंशन टू डिस्पोज ऑफ। इसके अंदर भी वही आएगा, होल्ड। ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, नो इंटेंशन टू डिस्पोज ऑफ, कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। एन एंटिटी अभी देखो, एंटिटी एंटिसिपेट करती है कि कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है कुछ सालों में। एंटिटी इन्वेस्ट इट्स एक्सेस कैश, खूब पैसा पड़ा है तिजोरियों में, इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट सो दैट इट कैन फंड द एक्सपेंडिचर जैसे ही जरूरत आन पड़ेगी। तो मैनी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ जो एक्सीड करती हैं एंटिटी की एंटिसिपेटेड इन्वेस्टमेंट पीरियड से। यानी कि जब मुझे पैसा चाहिए, लेट्स से मुझे 6 महीने बाद चाहिए, तो मैंने पैसा लगा दिया 1 साल के लिए। Entity will hold the financial asset to collect the contractual cash flow and when an opportunity arise, जैसे ही मौका आवेगा हम उस एसेट को बेच देंगे और री इन्वेस्ट कर देंगे इन फाइनेंशियल एसेट विद अ हायर रिटर्न, या फिर अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल कर देंगे। तो कह रहा है कि देखो, उन्होंने एक लाइन और लिखी है कि मैनेजर जो है वो रेम्यूनरेटेड होता है ऑन द ओवरऑल रिटर्न जो उसने जनरेट करी रेदर देन कैश फ्लोज। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 महीने के लिए पैसा लगाया, लेकिन मेरी ज़रूरत 6 महीने के लिए थी, तो मेरा यहाँ पे दोनों से ही पर्पस फुलफिल हो जाएगा। मैं उसको होल्ड भी करूँगा और क्या कहते हैं, सॉरी मैं गलत उल्टा बोल गया, मेरे को पैसे की जरूरत 3 महीने बाद है, लेकिन मैंने पैसा जिसमें लगाया वो 6 महीने की लाइफ रखता है। तो मेरा यहाँ पे दोनों तरीके से फुलफिल हो जाएगा पर्पस। नंबर 1, मैं होल्ड भी करूँगा और होल्ड करने के साथ साथ जब समय आएगा तो मैं उसको बेच भी दूंगा। तो बाय बोथ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड सेलिंग द फाइनेंशियल एसेट। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, विपरीत कैसे लिखते हैं यार,
कंसीडर एन एंटिटी, अगर वो एंटिसिपेट करती है कैश फ्लो 5 सालों में टू फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्ट करती है एक्सेस कैश इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट, जो अभी मैंने स्टोरी से पहले आपको एग्जांपल देता है ये वो है। व्हेन एन इन्वेस्टमेंट मैच्योर एंटिटी री इन्वेस्ट इन कैश फ्लो इन न्यू शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट, जैसे कि मेरे को 1 साल बाद पैसा चाहिए, मैं हर 3 महीने बाद पैसा लगाया जा रहा हूँ, 1 साल के करीब आ जा रहा हूँ, तो उस केस में ये जो 3 महीने वाली इन्वेस्टमेंट है ये क्या बन जाएगी, hold the financial asset to collect the contractual cash flows। एक एंटिटी का बिजनेस मॉडल है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरिजिनेटिंग लोन टू कस्टमर एंड सब्सिक्वेंटली सेलिंग दोज लोन टू सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल। हम बेच देते हैं एसएसपीवी को, तो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां होती है ना, मामू लोग, द सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल इशू इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्टर, वो अपने इन्वेस्टर को इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। जो ओरिजिनेटिंग एंटिटी है कंट्रोल करती है सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल को, ये मामू लोग अपना ही रिश्तेदार है, मतलब सगे मामा जी हैं। एंड दस कंसोलिडेटेड द सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो फ्रॉम द लोन एंड पास देम टू इन्वेस्टर। ओके, वो कहता है मामू लोग कलेक्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टर को दे देते हैं। कंसोल बैलेंस शीट में लोन कंटिन्यू डोनट रिकॉग्नाइज बाय द सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल। ओके, अब बिजनेस मॉडल को इवेलुएट करो। बात बेसिकली ये है कि मेरे को पैसा लेना था, कंपनी को पैसा लेना था, कंपनी ने मामू लोगों को दे दिया कि आप रिकवर करके दे दो, और मामू लोग सगे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कंट्रोल करते हैं और उन्हें कंसोल करते हैं, इनकी मामा जी तो सगे हैं। तो अगर मैं कंपनी की बात करूँगा तो कंपनी का जो इंटेंशन रहेगा वो सेलिंग द फाइनेंशियल एसेट, द एंटिटी ओरिजिनल थ्रो सेल टू द सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थ्रो सेल, लेकिन जब मैं पूरे परिवार की बात करूंगा जिसमें मामा जी भी शामिल है, भाई परिवार में मामा जी तो आ गई, तो उसके अंदर कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो बाय होल्डिंग टू मैच्योरिटी। अगर मैं पूरे परिवार की बात करूं तो वो क्या है, क्योंकि उसके अंदर कंसोल हो गया ना, वो एंटिटी भी अब मेरी एंटिटी बन गई। पूरे परिवार के लेवल पे अगर आप देखोगे तो लोन आपको वहीं दिखेगा, क्योंकि वो मामा जी परिवार का ही पार्ट है। तो उस केस में जो जो लोन दिखेगा वो होल्ड के इस प्रोस्पेक्टिव से दिखेगा, क्योंकि वो मेरी फाइनेंशियल्स का पार्ट है, वो मेरे परिवार की इनकम का पार्ट है। लेकिन अगर मैं अलग अलग देखूंगा, मामा जी को साइड कर दूंगा, तो मेरी इंटेंशन क्या रही, मेरी इंटेंशन रही कि मैंने अपनी जो रिकवरी के लिए पैसा था वो अपने मामा जी को बेच दिया। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो होल्ड करता है फाइनेंशियल एसेट टू मीट लिक्विडिटी नीड इन स्ट्रेस केस सिनेरियो। एग्जांपल रन है बैंक डिपॉजिट। ओके, वो कहता है कि हम फाइनेंशियल एसेट को अपनी लिक्विडिटी नीड्स के लिए रखते हैं। द एंटिटी डज नॉट एंटिसिपेट सेलिंग दीज एसेट एक्सेप्ट इन सच सिनेरियो, जब कभी समस्या आएगी तो ही बेचेंगे वरना उसको रखेंगे। द एंटिटी मॉनिटर द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इन मैनेजिंग द फाइनेंशियल is to collect the contractual cash flow. The entity evaluate the performance of the asset on the basis of interest revenue earned and credit loss realized. Okay. However, the entity also monitor the fair value of the financial asset from liquidity perspective to ensure that cash amount that would be realized, तो कहीं ये ना हो कि वो हमें कम पड़ जाए, तो उसका बिजनेस मॉडल आप इवेलुएट करो। तो मैं स्ट्रेस के सिनेरियो में बेचूंगा, सिर्फ इसी सिनेरियो में उसको बेचूंगा, वो सिनेरियो एनालिसिस फर्क नहीं डालता। द रीजन इज कि एनीबडी कुड बी सेल दोज फाइनेंशियल एसेट अगर वो बहुत ही ज़्यादा समस्या में आ गया। स्ट्रेस के सिनेरियो मान लो मैंने रखा हुआ है कि अगर क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गया 10% नीचे गिर गया तो मैं बेच दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उस केस में तो होल्ड तो कोई करेगा ही नहीं, कोई कॉमन सेंस वाला बंदा तो रखेगा ही नहीं उस पैसे को वहाँ पे, तो वो मैटर नहीं करता था। मैटर इज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू दैट फाइनेंशियल एसेट, तो आपकी सच्ची भावना क्या थी। कहता है इट्स होल्ड द फाइनेंशियल एसेट टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, क्योंकि हमारी सच्ची भावना तो उसको होल्ड करने के लिए थी। स्ट्रेस के सिनेरियो में बेच देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमने पैसा लगाया तो हमारी सच्ची भावना ये थी। वो कहता है कि इन सब बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर प्रीवियस स्ट्रेस के सिनेरियो में मैंने बेच दिया था। रेकरिंग सेल्स एक्टिविटी, मैंने आपको बताया था कि सेल्स एक्टिविटी से इतना फर्क नहीं पड़ता, इज नॉट कंसिस्टेंट विद होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो इफ द एंटिटी इज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर, मतलब वो भी सेल वाली ही बात कर रहा है। अब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट की मैं बात कर लेता हूँ। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट में वो प्रिंसिपल और बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट की ही बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रूमेंट ए
एक बॉन्ड है विद स्टेटेड मैच्योरिटी डेट, जिसकी एक मैच्योरिटी डेट है, ओके, एक जगह पे आके मैच्योर हो रहा होगा। पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट स्टैंडिंग आर लिंक्ड टू इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द करेंसी इन विच इंस्ट्रूमेंट इज इशूड। तो इन्फ्लेशन वो लीवरेज नहीं है, एंड द प्रिंसिपल इज, लीवरेज ना होने का मतलब क्या है बेटा, लीवरेज का मतलब दोस्त ये है कि उसके अंदर कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, कोई मल्टीप्लायर नहीं है कि वो 1 से बढ़ा तो हम इसको 10 से बढ़ा देंगे, तो वो लीवर्ड नहीं है। मतलब जो आपका गेन है आर नॉट, उसको इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न एकदम से मिल जाएगी, दैट इज़ नॉट लीवर्ड। तो हमने उसको एक ऐसे इन्फ्लेशन फैक्टर के साथ जोड़ रखा है जो उस करेंसी के से रिलेटेड है जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ है। तो मैंने डॉलर में पैसा लगाया, मैंने एक यूएस के बंदे को लोन दिया, डॉलर में उसको पैसा चाहिए था, मेरे पे खूब रुपया था, मैंने कन्वर्ट करा के दे दिया। लेकिन मुझे एक टेंशन ये थी कि यार इंडियन रुपी का इन्फ्लेशन इंडेक्स तो अलग होगा, डॉलर का तो इन्फ्लेशन इंडेक्स अलग होगा, तो अगर कल को वहाँ चेंज आया उतना जितना यहाँ ना आया तो मेरे को तो अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा, और पैसा भी मैंने लंबे समय के लिए दिया, 10 सालों के लिए दिया है, तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, उसको डॉलर से लिंक कर दिया। तो क्या मैं चोर हो गया? क्या मैंने बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट को पास नहीं करा? ऐसा थोड़ा ना होता है। तो वो भी यही कह रहा है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है वो सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, लिंकिंग पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अनलीवरेज, उससे रीसेट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को टू अ करंट लेवल, यानी कि इंटरेस्ट रेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्ट रियल इंटरेस्ट है। क्योंकि मैं अगर उस डॉलर में इशू कर रहा हूँ तो उसका ही तो इन्फ्लेशन अपने बॉन्ड पे लूंगा, मैं इंडियन रुपी या एसडीडी का थोड़ा ना लेके मेरे को क्या करना है। देखो वो लिख भी रहा है कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट किसी और वेरिएबल से लिंक्ड होती, जैसे कि डेटर्स की परफॉर्मेंस या किसी इक्विटी इंडेक्स से, रिलायंस की शेयर से हो जाती, निफ्टी से हो जाती, सेंसेक्स हो जाती, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आर नॉट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं वो सोली पेमेंट ना रहते, वो वाला टेस्ट जो है वो फेल कर जाते। तो देखो लास्ट की लाइन, this is because the contractual cash flow reflect a return which is inconsistent with the basic lending arrangement। अब आपको नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे विच आर फिक्स, एनालाइज करो इंस्ट्रूमेंट है। अब एक बात बताओ, जो आपकी रिटर्न है इस फिक्स नंबर, क्या वो इक्विटी शेयर के प्राइस पे फ्लक्चुएट नहीं कर जाएगी? You are not getting the basic lending arrangement, you are just getting the price of the equity share, the downfall or the upside, anything could be happen, but your return are depend on the price of the equity instrument that will be issued to you। तो इसलिए जो होल्डर है are not payment of principal and interest on the principal amount outstanding, because ये भी basic lending arrangement को fulfill नहीं करता है। अब ये परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट है, बट द इशूर मे कॉल द इंस्ट्रूमेंट एट एनी पॉइंट एंड पे द होल्डर पार अमाउंट प्लस अप्रूव्ड इंटरेस्ट, ओके, पे मार्केट रेट, बट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी मेड अनलेस द इशूर इज एबल टू रिमेन सॉल्वेंट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड, द एफर्ट इंटरेस्ट डज नॉट अक्रूव एडिशनल इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये है कि देखो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप पेमेंट कब करोगे या नहीं करोगे, तब फर्क इस बात से पड़ता है कि जो आपको रिटर्न मिल रही है, कैश फ्लोज जो मिल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट यानी कि सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होने चाहिए। इंटरेस्ट के अंदर आप क्रेडिट जोड़ सकते हो, मार्जिन जोड़ सकते हो, आप जोड़ सकते हो लिक्विडिटी रिस्क, आप जोड़ सकते हो कोस्ट का पैसा, ये सब चीज़ों को आप जोड़ जड़ा सकते हो, लेकिन कुछ अलग ही लेवल की चीज़ आप नहीं कर सकते उस इंटरेस्ट के रेट पे। तो जो रिटर्न है आपका वो सोली पेमेंट होना चाहिए। अब जो यहाँ पे एग्जांपल है उसमें जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है उस पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। अब आपको कि मेरी मर्जी में नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पे जो वो इंटरेस्ट है वो इटसेल्फ बिकम द प्रिंसिपल, क्योंकि वो फर्दर लैंडिंग हो रही है। तो वो जो फर्दर लैंडिंग हो रही है उस पे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का ना मिलना वो बताता है इस फीचर्स को जो वो सॉल्वेंसी वाला फीचर दिया है, यानी कि वो जो रिटर्न उसके साथ जुड़ी है उसका पैसा जो है वो सॉल्वेंसी के फीचर के थ्रू उसको मेलाफाइड कर देता है, तो वो सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं रह पाता, नॉट अ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग।
क्या कोलेट्रल इस बात पे फर्क डालती है? द आंसर इज नो। कोलेट्रल तो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी है एक तरीके की, उस आपको रिटर्न से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी हैव सीन सो फार के जो सोली कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट और बिजनेस मॉडल टेस्ट को अभी अब तक हमने देखा कि बिजनेस मॉडल 3 तरीके के हो सकते हैं, होल्ड एंड सेल एंड टू सेल। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट वाली अग्नि परीक्षा हमने देखी कि सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट को पास नहीं करता है। तो क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट को पास नहीं करता है, तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे कैटेगराइज करते हैं अपने फाइनेंशियल एसेट को, जो अभी हमने सबसे पहले देखा था अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में, एफवीटीओसीआई में या फिर एफवीटीपीएल में काम करते हैं नए। तो जो फाइनेंशियल एसेट मेरी है वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में जा सकती है, एफवीटीओसीआई में जा सकती है, और मैंने कहा था एफवीटीपीएल में जा सकती है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में वो तब जाएगी जब मेरा बिजनेस मॉडल जो होगा वो होगा होल्ड का, और एंड इन दोनों के बीच में, एंड जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज होंगे वो सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट होंगे। तो फाइनेंशियल एसेट क्लासिक मेजर होती है एज पर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के रास्ते पे चली जाती है। एफवीटीओसीआई में कब होता है? जब मेरा बिजनेस मॉडल होल्ड भी है एंड सेल भी है, क्योंकि इस सेलिंग के अंदर मेरे को थोड़ा फेयर वैल्यू गेन और लॉस भी आ जाएगा, बट माय इंटेंशन आर नॉट देयर टू वॉट सोली टू वॉट टू फेयर वैल्यू। तो हम उसको अमोर्टाइज कॉस्ट में तो नहीं रख सकते, और जिनकी इंटेंशन सिर्फ फेयर वैल्यू से कमाने की है उनको हमने ऑब्वियसली एफवीटीपीएल में रखा हुआ है, तो हमने इनको यहाँ पे एफवीटीओसीआई में रख दिया। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आपके एसपीपीआई होने चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो अगर आपके एसपीपीआई नहीं हुए मेरे दोस्तों, तो फिर वो फेल करके चला जाएगा आपके एफवीटीओसीआई कंडीशन को, और वो कैटेगराइज हो जाएगा एफवीटीपीएल पे। तो अगर मैं बात करूं कि कोई फाइनेंशियल एसेट, अभी मैंने फाइनेंशियल एसेट को बाइफरकेट नहीं करा है इनटू इक्विटी कि अगर आपने इक्विटी में लगाया तो क्या होगा, डेट में लगाया तो क्या होगा। तो अभी मैं एक जनरल टर्म यूज कर रहा हूँ फाइनेंशियल एसेट। धीरे धीरे स्लोली हम इसको भी डिक करके चलेंगे एंड वी विल लर्न मोर कि चीज़ों को कैसे हम एग्जैक्टली बाइफरकेट करके चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कब होती है? जब मेरा बिजनेस मॉडल होता है होल्ड का और मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होते हैं सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल होती है तो वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। मैंने आपको बताया एफवीटीओसीआई कब होता है? एफवीटीओसीआई होता है अगर मेरा बिजनेस मॉडल है होल्ड एंड सेल का, और ये कंडीशन तो है ही, तो फिर वो एफवीटीओसीआई होता है, अदरवाइज वो एफवीटीपीएल होता है। तो आप चेक कैसे करोगे एक इंस्ट्रूमेंट को? अगर मैं फाइनेंशियल एसेट की बात करूं तो सबसे पहले आप उसको चेक करोगे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। अगर वो इसी को फेल कर गया, अगर वो इसी को फेल कर गया तो फिर वो एफवीटीपीएल पे क्लासिफाई हो जाती है। क्योंकि अगर सोली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तो इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग नॉट, तो वो एफवीटीपीएल पे क्लासिफाई हो जाएगा। अगर वो इसको पास कर गया तो हम देखते हैं बिजनेस मॉडल टेस्ट। बिजनेस मॉडल टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि हमने उसको क्यों रखा हुआ है। हमने उसको रखा है होल्ड के लिए
या हमने उसको रखा है होल्ड एंड सेल के लिए। अगर हमने उसको रखा है होल्ड के लिए तो वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, होल्ड एंड सेल के लिए तो फिर वो FVTOCI में चला जाता है। अगर मान लो वो दोनों में ही अदर में कुछ हो गया क्लासिफाई, देयर आर वेरी रेयर सिचुएशन कि वो ऐसा कुछ हो, तो फिर वो वापस से FVTPL पे ही चला जाएगा। तो सबसे पहले आप देखोगे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। अब हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। जो दोस्तों इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, एज पर माय व्यू वो ना SPPI जो टेस्ट है ना हमारा, ये कैश फ्लो वाला, वो इसको हमेशा फेल कर जाते हैं बिकॉज देयर इज नो लेंडिंग अरेंजमेंट दैट वी कैन सी इन टू दोज इन्वेस्टमेंट। तो वो क्लासिफाई कर जाते हैं FVTPL के अंदर। लेकिन स्टैंडर्ड में एक रिव्यूटेबल ऑप्शन दिया हुआ है, इरिवोकेबल ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप चाहो, अगर आप चाहो तो इक्विटी को वैसे तो इक्विटी, वैसे तो मेरा इक्विटी FVTPL पे जाएगा, बट अगर आप चाहो, आपके पास ऑप्शन है टू डेजिग्नेट इट इनटू FVTOCI और ये इररिवोकेबल होती है। तो वैसे तो सारी इक्विटी FVTPL में चले जाते हैं, लेकिन अगर आपने किसी पर्टिकुलर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए चूज कर लिया कि आप उसे FVTOCI रखना चाहते हो, तो आपके पास वो ऑप्शन है, आप उसे FVTOCI रख सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन रिवोकेबल होता है। दैट इज वंस चूजन, यू कैन नॉट से कि नहीं 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 वापस जाना नहीं, ऐसा नहीं चलता। तो FVTOCI वो हो जाता है। और अगर ये ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन जो है, ये सिर्फ उनके लिए है जो नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो वो FVTPL ही हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डेट के लिए क्लासिफिकेशन अलग है थोड़ी, और इक्विटी के लिए क्लासिफिकेशन अलग है थोड़ी। इसका एक चार्ट है इंस्टीट्यूट की बुक में मैंने देखा था। हम उसके थ्रू अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बेटर हमें ज़्यादा समझ में आएगा। लेट मी फाइंड इट। या मीरा, आप लोग भी देखो, देखो है ना, आप देखो, हाँ देखो जो डेट इन्वेस्टमेंट है इसकी लाइन देखो, क्या कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, ये वाला टेस्ट पास हो गया। डेट की लाइन जा रही है ना, ये वाला टेस्ट पास हो गया। तो अब बिजनेस मॉडल टेस्ट पे आ गए। क्या बिजनेस मॉडल टेस्ट होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है? द आंसर इज, ये फेयर वैल्यू ऑप्शन इलेक्ट अगर हमने उसके लिए कर रखा है, इसको इग्नोर कर दो। तो अमोर्टाइज कॉस्ट, बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड सेल, दोनों के लिए हो रहा है बोथ, तो FVTOCI। अगर मैंने कोई फेयर वैल्यू ऑप्शन इलेक्ट कर रखा है तो FVTPL हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं देखूँ इक्विटी का, तो अगर ये फेल हो जाता है टेस्ट, पास वाली तो है ही नहीं, तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है अगर, तो ये FVTPL। अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है तो क्या मैंने, तभी मेरे पास ऑप्शन आएगा FVTOCI ऑप्शन इलेक्ट करने के लिए। तो अगर मैंने FVT ऑप्शन इलेक्ट करा है तो OCI में चला जाएगा। नो रिसाइकलिंग और रिसाइकलिंग अभी देखते हैं, तो FVTOCI में चला जाएगा। और अगर हेल्ड फॉर ट्रेड मैंने ऑप्शन इलेक्ट नहीं करा है तो वो अकॉर्डिंगली FVTPL में चला जाएगा। थर्ड लाइन जो आ रही है वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की आ रही है, विच इज ऑलवेज FVTPL। हाँ जी, तो
हम ऐसे करके चलेंगे कि अगर इक्विटी है तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को तो फेल ही कर जाएगा ऑलवेज। तो अगर वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, अगर हाँ, तो ट्रेडिंग वालों को एफ को ऑप्शन नहीं मिलता और वो एफ हो जाता है। और अगर आपके पास ऑप्शन है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ना होने की वजह से, तो अगर और आपने चूज कर लिया तो एफ अदरवाइज वो एफ। अब एक सवाल उठता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फेयर वैल्यू ऑप्शन इलेक्टेड। तो दोस्तों एक ना एक एक्सेप्शन और दे रखी है कि अगर चाहे आपका डेट इंस्ट्रूमेंट अमोर्टाइज कोस्ट या एफ इन दोनों कंडीशंस को क्वालिफाई कर जाए, बट स्टिल यू हैव एन ऑप्शन इन केस ऑफ अकाउंटिंग मिसमैच। यानी कि आपने कोई ऐसी जगह से एसेट इन्वेस्ट करा है और आपने जो पैसा उठाया है किसी लाइबिलिटी से वो एफ पे है, तो उन दोनों का अगर मैं उसको अमोर्टाइज कोर्स कर दूंगा और उसको किसी और उसमें कर दूंगा, किसी और कैटेगराइजेशन में फाइनेंशियल लायबिलिटी को, तो वो एक अकाउंटिंग मिसमैच की तरह दिखेगा मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उस अकाउंटिंग मिसमैच को दूर करने के लिए अगर एंटिटी को ऐसा लगता है कि देयर इज एनी सिचुएशन जो इस अकाउंटिंग मिसमैच को अराइज कर रही है, तो हम इन दोनों को एफ पे कर देंगे, सो दैट इनके जो फेयर वैल्यू गेन लॉस होंगे वो आपस में स्ट्रक ऑफ होकर नेट नंबर दिखेगा। तो ये ऑप्शन उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी एसेट की कैटेगराइजेशन कि हम एसेट को किस तरीके से कैटेगराइज करके चलेंगे। अगर मैं एक बार इसको आपको समराइज फॉर्म में रिवीजन करूं तो वो बनता है कि अगर हम देखें तो मेरी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, मेरी जो फाइनेंशियल एसेट हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इक्विटी और डेट। या तो मैंने पैसा डेट में लगाया होगा या फिर पैसा मैंने इक्विटी में लगाया होगा। अब जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी है उसकी इंटेंशन क्या हो सकती है? उसकी इंटेंशन हो सकती है कि या तो मैंने पैसा लगाया होगा ऐसे बिजनेस मॉडल में, ऐसी जगह पे जहाँ से मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही गेन करूँ, या फिर मैंने बेचने के लिए लगाया होगा, या फिर इन दोनों का काइंड ऑफ मिक्सचर। तो अगर मैंने सिर्फ पैसा इस इंटेंशन से लगाया कि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो उठाऊंगा और वो कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही है, तो वो मेरा डेट इंस्ट्रूमेंट अमोर्टाइज कोस्ट में चला जाएगा। और यदि मैंने पैसा उठाया लगाया ऐसी जगह पे जहाँ से मेरी इंटेंशन उसको बेचने की भी है और उस एसेट को से कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो अक्वायर दोनों से ही फुलफिल हो जाएगी, और वो जो पैसा है वो सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट को पास करता है, तो वो एफ में क्लासिफाई हो जाएगा। इनके अलावा मेरे पास ऑप्शन रहता है डेट में कि अकाउंटिंग मिसमैच को दूर करने के लिए मैं एफ की तरफ जा सकता हूँ। और वहीं ऑन द अदर हैंड इक्विटी की अगर मैं बात करूँ तो अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो सिंपल वो एफ में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। और अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं उसको डेजिग्नेट कर दूं। डेजिग्नेट का मतलब होता है कि मैं उसको फोर्सफुली किसी कैटेगराइजेशन में डाल दूं, वो है ओसीआई की कैटेगरी, और मैं उसको ओसीआई में रख के उसका फेयर वैल्यू गेन ओसीआई के थ्रू रूट करा के चलूं। अब जो हमारा चार्ट था उसके अंदर एक टर्म थी रिसाइकलिंग और नो रिसाइकलिंग। इसका मतलब समझ लो, रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि जब आप ओसीआई बनाते हो ना तो आप दो चीज़ें लिखते हो कि ये जो आइटम है ये रिसाइकल टू P&L है, ये वाली जो आइटम्स है ये नॉट रिसाइकल टू P&L है। ये वही चीज़ें हैं, वो जो फेयर वैल्यू गेन है वो कैसे प्रेजेंट होगा ये उसके लिए दिया गया है। जब आप डेट को एफ में लेके जाते हो, यानी कि वो कौन सी दो कंडीशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास हो जाता है और आपकी जो एसेट है वो दोनों कंडीशन से इंटेंशन आपकी फुलफिल होती है, होल्ड से भी और सेल से भी, तो वो एफ में क्लासीफाई हो जाता है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं और वो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट एफ में क्लासीफाई हो जाता है, तो उस केस के अंदर जब आप उस एसेट को रियलाइज कर लोगे उस गेन को, तो वो जितना भी आपका फेयर वैल्यू चेंज होगा ओसीआई में पड़ा हुआ वो सारा का सारा रिसाइकल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा।
और वहीं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जो भी फेयर वैल्यू गेन लॉस होता है जब वो रियलाइज होता है तो वो ओसीआई से पीएनएल अकाउंट में नहीं जाता, वो ओसीआई से ओसीआई में ही रहता है, वो इक्विटी में मूव करता रहता है। आप ओसीआई से निकाल के जर्नल रिजर्व में डाल सकते हो, रिटेन अर्निंग में डाल सकते हो, लेकिन आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाओगे क्योंकि आपने उसको फोर्सफुली ओसीआई में रखा था। हम तो कह रहे थे इसको पीएनएल में रखो, आपने कॉल ली कि आपको लगता था क्या पता लॉस आ जाए, खाम खा में पीएनएल में मेरा हेड हो जाएगा तो मैं क्यों दिखाऊं। तो इसलिए अब आपका गेन आए या लॉस आए वो आपका रिटेन अर्निंग में ही पड़ा रहेगा। और डेट के लिए हमारे पास हमें उसको ओसीआई से निकाल के पीएनएल में लेके जाना होता है क्योंकि हमने जब पैसा लगाया तो हमारी इंटेंशन दोनों की थी। तो वट एवर विद द ट्रू पिक्चर विच इज रियलाइज नाउ इट शुड बी शोन इन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट कंपनी। इस वजह से हम उसको कहते हैं कि डेट के केस में ओसीआई रिजर्व इज विद रिसाइकलिंग एंड इक्विटी के केस में ओसीआई रिजर्व इज नो रिसाइकलिंग। अगर आप ये ओसीआई को डेजिग्नेट करते हो इक्विटी में तो पूरे इंडेस में उससे रिलेटेड कुछ भी करो, चाहे डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव, हेजिंग, कुछ भी, वो सब कुछ उस ओसीआई में जाएगा विदाउट रिसाइकलिंग। उस इक्विटी के लिए वो सब कुछ नो रिसाइकलिंग कंडीशंस पे ओसीआई में ही रहेगा बिकॉज यू हैव फोर्सफुली चूज टू डू सो वी आर नॉट अलाउड यू टू पोजेस एनी गेन। तो आपको अब लग रहा है फायदे का सौदा तो मैं पीएनएल में जाऊँ, तो नो, वी आर नॉट अलाउड यू टू डू। तो आपका सारा का सारा गेन चाहे वो लॉस उस ओसीआई रिजर्व में रहेगा, चाहे आप उस इक्विटी पे हेजिंग कर दो, चाहे आप उस इक्विटी के एम्बेडेड कुछ भी कर दो, पूरे इंडेस में ये चीज अलाउड नहीं है इंडेस 109 में कि आप उसको रिसाइकलिंग करोगे वंस यू चूज कि आपने उसको एफटीओसीआई कर दिया होगा। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के बारे में। फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ इज क्वाइट सिंपलर देन फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ सारी की सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ अमोर्टाइज कॉस्ट पे होती है। एक्सेप्ट एफटीपीएल पे कौन कौन सी होती हैं? जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होती है, जिसकी इंटेंशन, ये हमने फाइनेंशियल एसेट में भी देखा था, जिसकी इंटेंशन इस वजह से है कि जैसे ही फेयर वैल्यू गेन लॉस ऊपर नीचे होगा अपन लोग कमा लेंगे, तो उसका गेन लॉस तो पीएनएल में शो होना ही चाहिए ना, तभी तो मैनेजमेंट को असेसमेंट हो पाएगा कि एक्चुअली में हमने क्या कमाया। मैंने एक जगह पे पैसा लगाया और मेरी इंटेंशंस ठीक है मैं उसके फेयर वैल्यू गेन से ही कमाऊंगा, मैंने बिजनेस जैसे हम लोग करते हैं कि मैं इससे कमाऊंगा, या मैंने एक जगह पर पैसा लगाया कि मैं इसके फेयर वैल्यू गेन से कमाऊंगा, तो एक्चुअली मैंने कितना कमाया वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। लेकिन मैंने एक जगह पैसा लगाया कि मैं उसके सिर्फ कैश फ्लो से पैसा कमाऊंगा, तो उससे आने वाले इनहेरेंट कैश फ्लोज जो हैं जिसके लिए हम आईआरआर निकालते हैं वो मेरे पीएनएल में रिफ्लेक्ट होने चाहिए ना। मैंने एक जगह पैसा लगाया कि मैं उससे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो से कमाऊंगा और जरूरत पड़ने पे बेच दूंगा, तो जरूरत पड़ने पे बेचोगे तो जब जितना एक्चुअली में बेच के कमाया वो जब बेचोगे तो पीएनएल में दिखाएंगे, दैट इज विद रिसाइकलिंग एफटीओसीआई डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे ही हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इज ऑलवेज एफटीपीएल। फिर अगर आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी किसी ऐसे पोर्टफोलियो का पार्ट है जिसके अंदर फाइनेंशियल एसेट भी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और वो पोर्टफोलियो मैनेज होता है, फेयर वैल्यू बेसिस पे असेसमेंट होती है, तो भी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी एफटीपीएल पे क्लासिफाई हो सकती है। तीसरा आता है अकाउंटिंग मिसमैच का, कि अगर अकाउंटिंग मिसमैच की वजह से मेरे को लगता है कि मेरे को फाइनेंशियल लायबिलिटी को एफटीपीएल में क्लासिफाई कर देना चाहिए तो फिर मैं कर सकता हूँ। चौथा आता है एम्बेडेड डेरिवेटिव, कि अगर एम्बेडेड डेरिवेटिव उसके अंदर है और मेरे को उसकी वजह से उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी को एफटीपीएल पे क्लासिफाई करना है तो आई कैन डू सो। जितने भी ये एफटीपीएल पे क्लासिफाई होते हैं तो इनका फेयर वैल्यू गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, लेकिन फेयर वैल्यू गेन लॉस जो एट्रीब्यूटेबल टू ओन क्रेडिट रिस्क होगा
यानी कि मेरी खुद की क्रेडिबिलिटी गिर गई या बढ़ गई, उसकी वजह से फेयर वैल्यू में चेंज आया, उस केस के अंदर वो जो जितना एट्रीब्यूटेबल होगा टोटल गेन लॉस मेरे अपने क्रेडिबिलिटी के अप एंड डाउन की वजह से, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा OCI के अंदर, बैलेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो जितना मेरी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से चेंज आएगा वो OCI का पार्ट है, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनता है। अब हेल्ड फॉर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग क्या होता है? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मीन्स के आपने जैसे शॉर्ट सेलिंग में आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी इनकर करी और आपकी इंटेंशन है कि आप उसको रीपरचेज कर लोगे 3-6 महीने में, और आप अक्सर ऐसा इस पोर्टफोलियो में ऐसा करते रहते हो, तो इसका मतलब ये जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है आपकी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, जिसमें शॉर्ट टर्म मेकिंग प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। वो सारी की सारी कैटेगराइजेशन मेरी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के अंदर आ जाती हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्लासिफाई किया जाता है। इन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इनकी अकाउंटिंग डिटरमिन करती है कि वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे जाएगा, उसका फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, उसका फेयर वैल्यू गेन OCI में जाएगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आए आपके आगे, चाहे वो एसेट की हो, लायबिलिटी की हो, आप उसको इन अग्नि परीक्षाओं से पास कराते हुए ही ये डिटरमाइन करना कि वो अमोर्टाइज कॉस्ट में है जाएगा या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये नहीं कि जो दुनिया ने कहा वो मान लिया, आपको हमेशा इस टेस्ट को क्लासिफाई करना है और फिर डिटरमाइन करना है कि मैं कैटेगराइजेशन सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अक्सर कई लोग ना इंडस्ट्री में ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड को देखते ही सब FVTPL करने लग जाते हैं, ये भी FVTPL में जाएगा, बट सारे केसेस में ऐसा नहीं होता। चलो अब यहाँ तक आए हो तो एक बोनस टिप भी ले जाओ। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, हमने जब पुटेबल इंस्ट्रूमेंट की क्लास देखी थी तो उस वीडियो में हमने देखा था कि पुटेबल इंस्ट्रूमेंट जैसे जब इक्विटी और लायबिलिटी की डेफिनेशन आई तो उसने म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स थी उसको लायबिलिटी में क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो लायबिलिटी में क्लासिफाई होगी तो वो लोग परेशान हो गए, तो एक एक्सेप्शन लेकर आए फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए, विच आर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो उस एक्सेप्शंस के थ्रू वो फाइनेंशियल लायबिलिटी से क्लासिफाई ना होकर वो इक्विटी में क्लासिफाई होंगे। अब इक्विटी क्लासिफिकेशन के लिए दो चीज़ें आ गई। नंबर एक, इक्विटी क्लासिफिकेशन के लिए एक ही एक्सेप्शन। नंबर टू, जो जनरल डेफिनेशन दे रखी है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इक्विटी की जो भी डेफिनेशन दे रखी है ना, वो हमेशा इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखी है। लेकिन फाइनेंशियल एसेट में भी तो एक टर्म आती है, इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अनदर एंटिटी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो वो इक्विटी क्या है? वो क्या वो सिर्फ खाली इक्विटी शेयर कैपिटल है? तो आंसर इज कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी में क्लासिफाई हो गया इन इट्स एंटायरिटी, तो उसके, लेकिन वो एक्सेप्शन लगा के ना हो, इन इट्स एंटायरिटी वो इक्विटी में क्लासिफाई हो गया, तो वो होल्डर के लिए भी इक्विटी है। तो उस केस में उस पर इक्विटी की जो एक्सम्पशन हमने पढ़ी ना कि FVT OCI का ऑप्शन है, फलाना ऑप्शन है, वो सब उसके लिए भी होगा अगर वो इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी है। अगर वो इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी नहीं है तो वो आपके, तो उसके लिए लायबिलिटी है, तो आपके लिए फाइनेंशियल एसेट इन डेट है। और अगर वो इक्विटी उसके लिए बाय एक्सेप्शंस बनी है, डेट इज पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एंटिटी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, पैराग्राफ 16 है, 16B, 16C और 16D, जो जिसको बहुत कम तजब्बू दी जाती है। अगर वो उस एक्सेप्शंस के थ्रू इक्विटी बना है तो वो होल्डर के लिए इक्विटी नहीं है, तो वो होल्डर के लिए इन्वेस्टमेंट इन डेट ही माना जाता है। तो जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उनकी इक्विटी उस एक्सेप्शन के थ्रू बनती है, और क्योंकि उनकी इक्विटी उस एक्सेप्शन के थ्रू बनती है तो होल्डर के लिए, जिसने उस म्यूचुअल फंड में, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया था मैंने, जो उसने उस ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है, उस ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के लिए वो इन्वेस्टमेंट इन डेट है। तो आप जब इस इन्वेस्टमेंट इन डेट को इस अग्नि परीक्षा से गुजारोगे
तो आपको पता चलेगा कि वो FVTPL में बनेगा, FVTOCI में बनेगा, या फिर वो उसके अंदर अमोर्टाइज कॉस्ट में बनेगा। जब आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखोगे और उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी होगी तो आप देखोगे उन्होंने प्रॉफिट एंड FVTPL पे करी होगी। उसका रीज़न क्या होता है कि जब मैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूँ ना दोस्त, तो मेरे पास एक राइट होता है, इसी राइट की वजह से उनका इक्विटी नहीं बन पा रहा था। कि क्या राइट होता है, मैं कभी भी चाहूँ तो NAV पे पैसा उठा सकता हूँ। वो जो NAV डिटरमिन करती है ना, वो बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट को वैसे ही फेल कर देता है। और चूंकि ये डेट है तो SPPI टेस्ट वहाँ फेल हो जाता है। क्योंकि SPPI टेस्ट फेल हो जाता है तो हमने अपनी एग्जाम्पल चार्ट में क्या देखा था, हमने देखा था कि जैसे ही कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट फेल हो जाता है तो वो FVTPL पे मेजर होती है। वो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो FVTPL पे मेजर होने लग जाता है। अब वो जब मैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड करता हूँ तो वो डेट कैसे बना, आई होप आपको समझ आया होगा। वो डेट बना क्योंकि म्यूचुअल फंड के लिए वो इक्विटी एज पर एक्सेप्शन रूल्स बना था, पैराग्राफ 16A 16B। मैंने पुटेबल के लिए ऑलरेडी यहाँ पे एक वीडियो डाल रखी है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। क्योंकि वो एक्सेप्शंस के थ्रू म्यूचुअल फंड की बैलेंस शीट में वो इक्विटी बनता है, तो उसमें की गई इन्वेस्टमेंट उस होल्डर के लिए इक्विटी नहीं, वो डेट बनती है। और क्योंकि उसके लिए डेट बनती है तो हम डेट को क्लासिफाई करने के लिए बिजनेस मॉडल टेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट को पास करना होता है। और वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट को पास नहीं कर पाता, रीजन बीइंग कि जो मेरी उन यूनिट्स पर रिटर्न है वो बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट की नहीं है। म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग ऑन सम इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट इज बॉन्ड और इक्विटी, उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू का गेन लॉस वो सब उसके अंदर इंक्लूड होता है और उसकी नेट NAV पे मेरे को रिटर्न मिलता है। तो अल्टीमेटली वो जो रिटर्न मुझे म्यूचुअल फंड से मिल रहा है वो बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाता, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट इसी वजह से वो फेल कर देता है। अब एक और देखते हैं, अगर आप गौर करो तो जैसे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं वैसे ही क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड भी तो होते हैं। तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, जनरली क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में ये होता है कि आप हमें पैसा दे दीजिए। जब वो एक नई स्कीम लाते हैं, व्हेन दे डू दैट, कि आप हमें पैसा दे दीजिए n नंबर ऑफ टर्म के लिए दे दीजिए, 1 साल 2 साल, और हम आपको इतना रुपया वापस कर देंगे। तो इसके लिए एक व्यू ये भी रहता है कि क्योंकि इसके अंदर बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट रहता है, वो लोग मान लो आगे 12% पे लगा रहे हैं और आपको 10% पे दे रहे हैं, उसके अंदर वो फेयर वैल्यू गेन वगैरह का जो है लॉस इंक्लूड नहीं रहता है। तो वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई देम एज एन अमोर्टाइज कॉस्ट बिकॉज होल्ड टू एसेट की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट में SPPI वाली कंडीशन क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में कुछ हद तक किसी म्यूचुअल फंड, इट डिपेंड्स अपॉन द स्कीम टू स्कीम, उसमें पूरी हो जाती है। अगर आप स्कीम को थॉरली पढ़े तो उसमें लिखा होता है कि वो पैसा कहाँ डालेंगे। जनरली म्यूचुअल फंड ये भी तो करते हैं कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में 12% पे उन्होंने आगे दे दिया, आपको 10 दे दिया, तो यू आर गेटिंग द 10% रिटर्न, दो दे आर गेटिंग द 12%, दे आर चार्जिंग 2% ऑफ द कमीशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो the 10% you are getting is the basic lending arrangement जो वो फुलफिल कर जाता है, जिसकी वजह से मेरा SPPI टेस्ट ओके हो जाता है और बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट बन जाता है। और दोनों कंडीशन पूरी होने की वजह से मैं उनको अमोर्टाइज कॉस्ट पे या फिर FVTOCI पे क्लासिफाई करके चल सकता हूँ। हेंस जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ट्रांजैक्शन को अपनी बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करें तो आपको इन टेस्ट के थ्रू उसको पास कराना पड़ता है। जब वो इन टेस्ट को पास करती रहती है, अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि विच ऑफ द क्लासिफिकेशन द एसेट और लायबिलिटी शुड गवर्न। हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में इन अमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग, जिसमें EIR मेथड, IRR मेथड की, EIR एंड और IRR मेथड की बात है, FVTOCI की अकाउंटिंग जिसमें भी IRR यूज होता है, और FVTPL, तो कुछ एग्जांपल्स लेकर आएंगे और वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हुई होंगी। अगर आप लोगों का कोई फीडबैक हो, कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई कंटेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।